नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने की प्रभातियों की नियुक्ति। देखे किस नेता को किस राज्य का मिला जिम्मा। नीतीश की पलटचाल, ममता केजरीवाल भी कांग्रेस को दिखा रहे आग। जानेंगे कि बीजेपी के लिए अब क्यों सब सेट है। भारत और फ्रांस के रिश्तों की मजबूती कितनी है, बताएंगे आपको, जो बातें दे रही है गवाही। पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान भारत में काफी पॉपुलर है। उन्होंने ओरे पिया, सुरीली अखियों वाले, मैं जहां रहूं समेत कई बॉलीवुड फिल्मों में गाने गाए हैं। इसके अलावा वह भारत में बरसों से लाइव इवेंट्स और शोज करते आए हैं। बीती शाम उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में वह अपने घर के नौकर को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि राहत ने हाथ में चप्पल ले रखी है और नौकर को झुका कर चप्पल से पीटते हुए वो नजर आ रहे हैं। नौकर खुद को बचाने की कोशिश करते हुए पीछे हटता है, जबकि राहत उसे खींच मारते रहे। वही मारते मारते नौकर से कुछ पूछते हैं। नौकर उन्हें जवाब भी देता है, लेकिन वह मारते चले जाते हैं। इस वायरल वीडियो पर लोगों के रिएक्शन बहुत आ रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में भी राहत की इस क्रूर हरकत की आलोचना हो रही है। इस वीडियो को शहनाज कुरैशी नाम के एक्स यूजर ने अपलोड किया है। उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, सिंगर राहत फतेह अली खान अपने वर्कर को टॉर्चर करते हुए। राहत फतेह अली खान ने वीडियो वायरल होने और आलोचना के बाद सफाई दी। जिस नौकर की पिटाई की, उसके और उसके पिता के साथ मिलकर वीडियो जारी किया और इसे गुरु और शागिर्द के बीच की बात कही। राहत फतेह अली खान ने दी सफाई। राहत फतेह अली खान ने कहा है कि वह उनका नौकर नहीं बल्कि शिष्य है। उन्होंने उसे सजा दी क्योंकि उसने दम किया हुआ पानी यानी पवित्र जल को घुमा दिया था। बाद में उन्होंने अपने शिष्य से माफी मांगी थी। राहत ने अपने कथित शागिर्द का भी वीडियो जारी किया, जिसमें वह राहत को उस्ताद बता रहा है। उसने कहा कि राहत ने उनसे माफी भी मांग ली है। नौकर या शागिर्द ने राहत फतेह अली खान को बताया पिता उस्ताद। जी हाँ, वीडियो में शागिर्द कहता है, उस्ताद जी मेरे पास आए और माफी मांगी, वह मेरे पिता मुर्शिद गुरु है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि एक पिता बेटे को दंड दे। इस घटना का वीडियो बनाकर मेरे पिता उस्ताद को ब्लैकमेल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में भीषण आग लगी की घटना सामने आई है। जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर फरीदपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध हालत में जिंदा जलकर मौत हो गई है। मरने वालों में पति, पत्नी और 3 बच्चे हैं। पुलिस घटनाक्रम की पड़ताल में जुटी हुई है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान भी घटना स्थल पर पहुंचे। घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा जिला प्रशासन वहन करेगा। घटनास्थल पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील घटनास्थल पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि अजय गुप्ता के घर में आग लगी थी। उसके घर में बाहर से ताला लगा हुआ था। आग में जलने वाले सभी लोग घर में थे। घटना गंभीर है। पुलिस घटना की गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि जिंदा जलकर मरने वालों में अजय गुप्ता और फिटिंकल 38 वर्षीय, पत्नी अनीता 36 वर्षीय, बेटा देवांश 9 वर्षीय, बेटी दिव्यांका 6 वर्षीय और बेटा दक्ष 3 वर्षीय है, जो कि लोग शामिल थे। हादसे के समय 5 परिजन एक ही कमरे में सो रहे थे। रविवार तड़के घटना की जानकारी होने पर फोर्स के साथ पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने मौके पर
पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इसके अलावा इलाके में खौफ की स्थिति देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। एसपी ने कहा कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। कमरे में बाहर से ताला लगा मिला, इससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अजय गुप्ता उर्फ टिंकल हलवाई थे। वह अपने परिवार के साथ 3 वर्ष से फरीदपुर स्थित मोहल्ला फर्रतपुर में रिश्तेदार के मकान में किराए पर रहते थे। शनिवार रात सभी लोग एक ही कमरे में सोए थे। तड़के पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलता देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद और ताला लगा हुआ था। डीएम और एसएसपी भी पहुंचे। जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एसपी देहात मुकेश चंद्र मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे। क्षेत्राधिकार फरीदपुर की मौजूदगी में फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी रही। पुलिस दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुई। अंदर 5 शव जली अवस्था में पड़े मिले। कमरे में रखा सारा सामान जल गया था। कमरे में 2 लोहे के हीटर बिजली बोर्ड में लगी हुई मिले हैं। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि पहले बनने वाली नई सरकार की रूपरेखा देखनी होगी। नई सरकार के एजेंडे में किस किस चीज़ों को जोड़ा जाता है, क्या कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है। इन तमाम विषयों पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। आज के लिए महत्वपूर्ण था कि मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दे, उसके बाद वह पुनः शपथ ले। चिराग ने कहा कि आज के शपथ समारोह में शामिल होने जा रहे हैं एनडीए के सहयोगी के तौर पे। हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, जो सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हैं। विकास की डबल इंजन की सरकारों की प्रधानमंत्री की अपनी सोच है। हम लोगों का विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। चिराग ने कहा है कि वह कई बार कह चुके हैं कि उनका विरोध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं है। उनका विरोध नीतीश कुमार के साथ नीतिगत था और है। संभवतः अगर वह पुरानी नीतियों पर ही चलते हैं तो उनका विरोध आगे भी रहेगा। मैंने माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया है। ऐसे में बिहार में एनडीए की नई सरकार जो बनी है, अगर उस सरकार में बीजेपी के विजन को और एलजेपी यानी रामविलास के विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को ऐड किया जाता है तो हम बिहार को विकास की राह पर ले जा पाएंगे। चिराग ने कहा कि एनडीए की सरकार बनी है। जब आप गठबंधन में होते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप हर फैसले के साथ होते हैं। जरूरी है कि राष्ट्र हित में लिए गए फैसले के साथ होते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि एनडीए के सहयोगी होने के नाते उनका समर्थन इस सरकार को जारी रहेगा। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए में रहते हुए भी चिराग ने जेडीयू प्रत्याशियों के खिलाफ अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतार दिए थे। इस वजह से एक अनुमान है कि जेडीयू के करीब 30 से 32 उम्मीदवार हार गए थे। इसके बाद से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्ते तल्ख हो गए थे। इससे पहले शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान पासवान ने अपनी पार्टी की चिंताओं से दोनों नेताओं को अवगत कराया। चिराग ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है। बैठक के बाद पासवान ने संवाददाताओं से कहा कि वह इस मामले पर अपनी पार्टी के रुख को तय करने से पहले इस बात का इंतजार करेंगे कि जनता दल यानी यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होते हैं या नहीं। दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग ने यह नहीं बताया कि शाह और नड्डा ने उन्हें राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में क्या बताया है। नीतीश कुमार और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के घटक दलों के बीच मतभेद खुलकर अब सामने आ गए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर पाला बदलने के लिए तैयार है। पासवान ने कहा, बिहार में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर हमारी चिंताएं हैं। हालांकि बिहार के घटनाक्रम को लेकर कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। मैंने बैठक में अपनी चिंताओं को दृढ़ता से उठाया और कई मुद्दों पर आश्वासन प्राप्त किया।
बिहार में बीते कई दिनों से चल रहा सियासी ड्रामा फाइनल राउंड में है। जी हां, बीजेपी के नेतृत्व नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। उधर बीजेपी विधान मंडल दल के सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना है। ये जानकारी बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने दी है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि पीएम मोदी के नेतृत्व और जेपी नड्डा के कुशल मार्गदर्शन में दोनों बिहार की भलाई के लिए काम करेंगे। जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे। बीजेपी ने इस बार नीतीश के साथ पार्टी के नए चेहरे को ये जिम्मा सौंपने का फैसला लिया है। इनमें सम्राट चौधरी भी शामिल है, जो कभी मुरेठा बांध के नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से उखाड़ने के लिए निकले थे। अब भाजपा का कोई कार्यकर्ता हमारा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, ये 24 और 25 के लिए हम लोगों ने संकल्प लेना चाहिए। ये तो एकदम मेरा संकल्प है, ये व्यक्तिगत मेरा संकल्प है, पार्टी ने इसको संकल्पित किया कि 2025 में नीतीश कुमार जी को जनता के जनमत से हराकर बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है। और जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक ये पगड़ी हमारे सर से नहीं खुलेगी। पहले ऐसी चर्चा थी कि सुशील मोदी को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि उनका नाम मंत्रियों के लिस्ट में नहीं नजर आ रहा था। जानेंगे कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का पूरा बायोडाटा। अब सम्राट चौधरी के बायोडाटा की बात करें तो 16 नवंबर 1968 को जन्मे सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार फिलहाल बीजेपी की ओर से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। इनके पिता शकुनी चौधरी सांसद और मंत्री रह चुके हैं। पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी ने 1990 में राजनीति में एंट्री की। 1995 में एक राजनीतिक केस में 89 दिनों की जेल भी वो काट आए हैं। पहली बार 1999 में उन्हें राबड़ी मंत्रिमंडल में जगह मिली। वो कृषि विभाग के मंत्री बने। बाद में उन्होंने आरजेडी छोड़ दी, बीजेपी का दामन थाम लिया। वो 2020 विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए तो सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार का काफी मुखर होकर विरोध शुरू कर दिया था। अब उन्हें बिहार बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम होंगे। सम्राट चौधरी साल 2000 और 2010 में परबत्ता यानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े और विधायक चुने गए। 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल का मुख्य सचेतक बनाया गया। 2 जून 2014 को जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल उन्होंने बिहार सरकार में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री के रूप में शपथ ली। 2018 में सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। भाजपा में शामिल होने से पहले वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जनता दल यानी यूनाइटेड से भी जुड़े रहे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का स्टार प्रचारक बनाया गया। लालू के करीबी शकुनी चौधरी के बेटे हैं सम्राट चौधरी। कोयरी जाति से ताल्लुक रखते हैं ये और लंबे समय तक वे बीजेपी का ओबीसी चेहरा रहे हैं। उनकी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम शकुनी चौधरी है। पितृक गांव मुंगेरी जिले के तारापुर प्रखंड के लखनपुर में है। सम्राट के पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रहे। माता पार्वती देवी तारापुर से विधायक रही। स्कूली पढ़ाई बिहार में करने के बाद सम्राट चौधरी ने मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। इस जिम्मेदारी के पीछे पार्टी की खास रणनीति है। उन्होंने पिछड़ों की राजनीति का दामन पकड़ लिया। वैसे भी पिछड़ी जाति में यादवों के बाद सबसे ज्यादा वोट अगर किसी जाति को है तो वो है कुशवाहा। बीजेपी ने इस नब्ज को पकड़ राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से एक ज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे याद होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू जब से चीन से लौटे हैं तभी से वह जिनपिंग की तरह तानाशाही करने में लगे हैं। अभी तक मोइजू सिर्फ भारत का ही विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वह विपक्षी दलों के विरोध में भी उतर गए हैं। स्थिति ये हो गई है कि उन्होंने विपक्षी दलों को संसद में घुसने से रोक दिया है। मालदीव से हैरान करने वाले वीडियो सामने आए हैं जिसमें विपक्षी दलों के सांसदों को सदन के दरवाजों के पास देखा जा सकता है। इसमें मालदीव के पूर्व डिप्टी स्पीकर ईवा अब्दुल्ला भी शामिल हैं। मोइजू की कैबिनेट की सदस्यीय मंजूरी से ठीक पहले यह घटना देखी जा रही है। मालदीव में राजनीतिक गतिरोध देखने को मिल रहा है। मालदीव में विपक्षी दल की ओर से मोइजू के मंत्रिमंडल के 4 सदस्यों के लिए मंजूरी रोक दी गई है। मालदीव की संसद रविवार को दोपहर 1 बजे 22 सदस्यों वाले कैबिनेट पर मतदान के लिए तैयार थी, लेकिन उससे ठीक पहले विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी MDP ने 4 प्रमुख कैबिनेट सदस्यों को मंजूरी रोकने के लिए 3 लाइन वाला रेड व्हिप पारित किया। क्या बोली सरकार? तो दूसरे विपक्षी दल डेमोक्रेट्स ने 3 मंत्रियों को मंजूरी न देने का फैसला किया। वही विदेश मंत्री मूसा जमीर के लिए समर्थन वापस लेने का विकल्प चुना है। सरकारी निरीक्षण समिति ने पहले दिसंबर में कैबिनेट को मंजूरी दे दी थी। सत्ताधारी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी PPM और पीपुल्स नेशनल कांग्रेस यानी PNC गठबंधन ने विपक्ष के इस रवैये पर चिंता जताई है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि मंजूरी से इनकार करना सरकार के कामकाज में बाधा डालने का प्रयास है। भारत विरोधी रुख पर विपक्ष चिंतित है। इससे पहले नवंबर में मोहम्मद मोइजू ने औपचारिक रूप से कैबिनेट की मंजूरी का अनुरोध किया था। 18 दिसंबर को मतदान का दिन निर्धारित किया गया था, लेकिन देरी के कारण समिति की रिपोर्ट वापस भेज दी गई। समिति बाद में 30 दिसंबर को फिर बुलाई गई और कैबिनेट को मंजूरी दी गई। अब मालदीव में यह विवाद तब देखा जा रहा है जब 2 मुख्य विपक्षी दलों की ओर से मोइजू सरकार के भारत विरोधी रुख पर चिंता व्यक्त की गई है। कल रात दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सिंगर बी प्राक के परफॉर्मेंस के दौरान एक दुखद घटना घटी। रिपोर्ट से पता चल रहा है कि धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मंच जो है वो ढह गया, जिसके बाद एक महिला की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। दिल दहला देने वाली घटना के जवाब में बी प्राक ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए एक वीडियो रिलीज किया है और ऐसी मुसीबतों को रोकने की गुजारिश की है। बहुत ही दुखी हुआ, दुखी मन से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा है अपने सामने होता हुआ। और अपनी जहाँ पर मैं गा रहा हूँ माँ कालका मंदिर जी में आज जो भी हुआ बहुत ही दुख की बात है। और जिनको भी लगी, जिनको भी चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब ठीक हों और बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। और मैं आगे से यही कहूँगा कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ने वहाँ पर लोगों को बड़ा समझाया भी बहुत कि आप पीछे हो जाइए, पर ये आप सब लोगों का माँ के लिए प्यार है।
मेरे लिए प्यार है, पर हमें आगे से बहुत ध्यान रखना है, बच्चों का, बुजुर्गों का, सभी लोगों का, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में और ना कभी हो सकता है। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है कि कभी किसी की जान को ना पड़े। और मैं फिर से आऊंगा जब माँ की इच्छा हुई तो हम फिर से आएंगे, पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान। बड़ा दुखी मन है आज मेरा, बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए था। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जिनको लगी है वो सब ठीक हो और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और आप मैनेजमेंट को आगे से बहुत ध्यान रखें। बी प्राक ने 27 जनवरी की रात को कालकाजी मंदिर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में सिंगर परेशान दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अपना गहरा दुख जताते हुए कहा, बहुत ही दुख हुआ और बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत ही दुखी हुआ आज। दुखी मन से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा है। अपने सामने ये हुआ है जहां पर मैं गा रहा हूँ। बी प्राक के इवेंट में ये हादसा। उन्होंने आगे कहा, माँ काल का मंदिर में आज जो भी हुआ बहुत ही दुख की बात है और जिनको भी लगी, जिनको भी चोट आई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब ठीक हो और बहुत ही जल्दी ठीक हो। कालकाजी मंदिर हादसे पर बी प्राक ने क्या कहा कि बी प्राक ने कहा है कि और मैं आगे से यही कहूँगा कि प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। प्रबंधन ने वहाँ पर लोगों को समझाया भी बहुत कि आप पीछे हो जाए, पर ये आप सब लोगों का माँ के लिए प्यार है, मेरे लिए प्यार है, पर हमें आगे से बहुत ध्यान रखना है, बच्चों का, बुजुर्गों का, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में और कभी हो ही नहीं सकता। तो हमें बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना होगा, कभी किसी की जान पर ना पड़े। उन्होंने अंत में ये कहा कि और मैं फिर से ये कहूँगा कि जब माँ की इच्छा होगी हम फिर से आएंगे, पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ा दुखी मन है आज मेरा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए था। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि जिनको भी लगी है वो सब ठीक होंगे और जल्द ही जल्द ठीक हो जाएंगे।